हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और इसमें हम डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे जैसे कि हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो जब आप ब्रोमीन को साइक्लोहेक्सीन के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको डाइब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाता है। ये एक तरह का एडिशन प्रोडक्ट है। लेकिन सेम रिएक्शन जब आप बेंजीन के ऊपर परफॉर्म करते हो तो ये रिएक्शन नहीं जाती। लेकिन जब आप ब्रोमीन के साथ आयरन भी डालते हो तो रिएक्शन में तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिलता है। ये एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन से। जब आप एक न्यूक्लियोफाइल को ब्रोमीन मॉलिक्यूल के पास लेके आते हो तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एक ब्रोमीन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दूसरे ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला पार्ट जो कि ग्रीन बॉक्स में है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो इस रिएक्शन में जो आयरन है वो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इन्हांस करता है। तो अब आप जब आयरन डालते हैं इस रिएक्शन में तो पहले ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके आपको आयरन ट्राइब्रोमाइड देता है। आयरन ट्राइब्रोमाइड एक ल्यूइस एसिड है जो कि एक्ट करता है एज ए रियल कैस्टालिस्ट इन रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड ब्रोमीन। तो पहले जो आपका आयरन ट्राइब्रोमाइड होता है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसमें जो ये है ब्रोमीन, ये ब्रोमीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है। तो अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। जब आप ब्रोमीन मॉलिक्यूल में आयरन ट्राइब्रोमाइड डालते हो तो आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलता है। अब आप इसमें अपना न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, जैसे इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है बेंजीन। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो ब्रोमीन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसमें एरिनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिनियम आयन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। आप ये तीन स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है। लेकिन अगर एरोमेटिसिटी की बात करें इन तीनों मॉलिक्यूल में तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि इसमें कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल मिसिंग होता है। तो अब क्या होता है, इसको स्टेबलाइज होने के लिए इस प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट एरोमेटिक हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। तो आपको यहाँ पे तीन स्टेप हमेशा याद रखने हैं: न्यूक्लियोफिलिक अटैक, सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो फाइनल प्रोटॉन ट्रांसफ़र स्टेप में ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये ब्रोमीन। तो आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल जाएगा, आयरन ट्राइब्रोमाइड मिल जाएगा और आपको यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी और यहाँ पे इस रिंग की एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाएगी। तो ये मैकेनिज़्म हर तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अप्लाई होता है। तो पिछली रिएक्शन में देखा कि आप आयरन ट्राइब्रोमाइड यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा भी आप बहुत सारे लुईस एसिड यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड है एंड इसमें एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है। इसमें ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो रही है, इसमें क्लोरीनेशन रिएक्शन हो रही है। और ये है जनरल मैकेनिज़्म जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अप्लाई होता है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन कौन से स्टेप यूज़ होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जिसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करके इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स देता है। देन आपका एरिनियम आयन बनता है जिसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और ये एरिनियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। लेकिन एरोमेटोसिटी को रिस्टोर करने के लिए बेस आपका हाइड्रोजन वापस एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जिसमें एरोमेटिसिटी भी रिस्टोर होती है और आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल जाता है आपको। सो नेक्स्ट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हो। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो इसमें जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है दैट इज़ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड के सल्फर पर रिएक्ट करता है और आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स देता है। इसमें भी आपका एरिनियम आयन बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और इसमें एरोमेटिक करैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो इसमें जो आपका ये वाटर है
वो एब्स्ट्रैक्ट करता है प्रोटॉन और आपकी जो एरोमेटिसिटी है वो रिस्टोर हो जाती है। और फाइनली ये जो हाइड्रोनियम आयन बना है, तो इसमें जो ये ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करता है इस हाइड्रोजन पे, एब्स्ट्रैक्ट करता है और आपको सल्फोनिक एसिड मिल जाता है। तो दिस इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये है सल्फोनेशन रिएक्शन और सल्फोनेशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म। इसमें आपको बस एक तरह का ही मैकेनिज़्म याद करना है और बाकी सभी रिएक्शन में सेम मैकेनिज़्म अप्लाई होता है। जब हम बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होती, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड में इजी चार्ज सेपरेशन होती है और सल्फर इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। इसका रीज़न क्या है? जब आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं, उसमें p ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है और ये ओवरलैप बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि कार्बन कार्बन दोनों का p ऑर्बिटल का साइज सेम होता है। लेकिन जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर की बात करते हैं तो उसमें 3p ऑर्बिटल होता है और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसमें 2p ऑर्बिटल होता है। तो 3p ऑर्बिटल का जो साइज़ है वो 2p ऑर्बिटल के साइज़ से बड़ा होता है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग इतनी अच्छे से नहीं होती और इनमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर होता है। सिंगल बॉन्ड करैक्टर होने की वजह से सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब पोलराइजेशन बहुत इजीली हो जाती है। तो इसलिए इस पे सल्फर एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है? इसमें जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड में से और ये निकल जाता है एज ए वाटर। तो यहाँ पे आपको नाइट्रोनियम आयन मिल जाता है। नाइट्रोनियम आयन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है। बाकी का जो मैकेनिज़्म है वो सेम है जो मैं आपको हेलोजिनेशन रिएक्शन और सल्फोनेशन रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो थी वो डिस्कवर की थी चार्ल्स फ्रीडल ने एंड जेम्स क्राफ्ट ने 1877 में। इसमें आप एरोमेटिक रिंग में अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसमें आप अल्काइल हलाइड लेते हो और ट्रीट करते हो बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, तो आपको अल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसमें ल्यूइस एसिड का क्या रोल है? ल्यूइस एसिड ये क्लोरीन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो आपको यहाँ पे कार्बोकेटायन मिल जाता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करता है। सेम आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, देन प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है और आपको आपका अल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो भी इस रिएक्शन में ईजिली चले जाते हैं। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की कुछ लिमिटेशन है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन उसी रिएक्शन में होती है जहाँ पे क्लोरीन sp3 कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो sp2 कार्बन के साथ अटैच है और यहाँ क्लोरीन एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है। तो इस केस में आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होती। और दूसरी लिमिटेशन क्या होती है? जब आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हो, यहाँ पे जैसे एक मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बना। अब ये जो मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट है ये एक्ट करता है एज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो चांसेस होते हैं कि जो अगली अल्काइलेशन होगी वो पैरा पोजीशन पे होगी। तो इससे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं। और थर्ड जो लिमिटेशन है, जब आपके पास बेंजीन के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होती। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए फ्रीडल क्राफ्ट ने नेक्स्ट रिएक्शन डेवलप की जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप लगता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में असाइल ग्रुप लगता है। इसमें आप असाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड फॉर असाइलेशन ऑफ दिस बेंजीन रिंग। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म सेम है, क्लोराइड की एब्स्ट्रैक्शन होगी और आपको असाइलियम आयन मिल जाएगा। ये असाइलियम आयन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इस असाइलियम आयन के ऊपर ये बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा इस कार्बन के ऊपर, आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी एंड फाइनली प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बाद आपको असाइल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस असाइल प्रोडक्ट को आप रिड्यूस कर सकते हो और आपको अल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस केस में आपको रिक्वायर्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल प्रोडक्ट मिलता है।
लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड बाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हुई, देन ये असाइलेटेड प्रोडक्ट को जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी, क्लेमेंसन रिडक्शन है ये रिएक्शन, तो रिड्यूस कर दिया, तो आपको आपका अल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिल गया। तो इस 2 स्टेप मेथड के बहुत सारे बेनिफिट हैं ओवर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के, क्योंकि जब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हो आप तो उसमें आपको कार्बोकटायन मिलता है, वो कार्बोकटायन रीअरेंज होकर आपको सेकेंडरी कार्बोकटायन भी देता है, तो उसकी वजह से मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट के कोई चांसेस नहीं है, तो आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। और दूसरी बात, जब आप ये असाइल ग्रुप लगाते हो, इस केस में आप देखते हैं जब आप असाइल ग्रुप लगाते हो तो ये एक तरह का विड्रॉइंग ग्रुप है। जब विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, तो फर्दर रिएक्शन नहीं जाती असाइलेशन की, जबकि अल्काइलेशन में फर्दर रिएक्शन जाती थी, जिसकी वजह से आपको बाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते थे। तो इस केस में आपको ये बाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलता, सिर्फ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। आज की क्लास जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर थी, उसमें हमने नाइट्रेशन पढ़ा, हेलोजिनेशन पढ़ा, सल्फोनेशन पढ़ा और हमने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन के बारे में जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।